कैसे हैं आप लोग। मेरा ख्याल है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, क्योंकि एक वर्ष का समय अंतराल हम लोगों का कंटिन्यू चलता रहा और इसके बाद फिर हम लोग नए वर्ष में प्रवेश किए। तो आप सभी के लिए नव वर्ष की हार्दिक बधाई। और इसके साथ साथ हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है फिजिक्स, मतलब कि मेनली फिजिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक है। अब फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या करना है, टॉपिक हमारा मेनली सोर्सेज ऑफ एनर्जी से बेस्ड करता हुआ है। अब सोर्सेज ऑफ एनर्जी में तो बहुत ही कॉमन सी चीज है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जिस पर आज हमें डिस्कशन करना है, जो क्लास 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड्स में फॉलो किए जाते हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिस्कशन करना है। तो नाउ आई विल टेक फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? तो वर्क टू डू, ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कहने का मतलब काम करने की क्षमता जब वो हमारे अंदर आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो उसी को यहाँ पर हम डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या है, कैसे हमें एनर्जी मिलती है, कैसे हम काम करते हैं। तो इन पर फर्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, एनर्जी इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट। एनर्जी क्या है? एक इसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो आवश्यक होता है हमारे लिए फॉर लिविंग, इन द केस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो नाउ आई विल से एनर्जी इज एन इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत एनर्जी होती है, क्योंकि एनर्जी के माध्यम से ही हम छोटे बड़े कोई भी काम करने में सक्षम होते हैं। तभी हमने कहा ए कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर, एनर्जी इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ आवर लाइफ्स। हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीजों में अगर देखा जाए तो एनर्जी है। नो एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ्स, हमारे जीवन की कोई भी एक्टिविटीज एनर्जी के अभाव में नहीं हो सकती। तो नो एक्टिविटी इन आवर डेली लाइफ्स कैन बी अंडरटेकन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सुबह मॉर्निंग में जब से हमारी आंखें खुलती हैं और रात में जब तक सो नहीं जाते तब तक एवरीथिंग हम कहीं ना कहीं एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब कैसे इन्वेस्ट करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल दैट मूविंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क हैं, इन सभी में हम एनर्जी का ही यूज करते हैं। तो नाउ आई विल टेक द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के माध्यम से क्या करते हैं, एनर्जी कैसे हम स्टोर कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको हम पूरा समाप्त कर सकते हैं। तो अब सोचिए, एक बहुत ही टिपिकल मामला है कि जिसमें हम सामान्य तौर पर ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन उसको हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना लें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लें। तो कहने का मीन्स कि डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस हैं जिसमें हम वन प्लेस से अनदर प्लेस में ट्रांसफर कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसी पर हमारा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मतलब समाप्त कर सकते हैं। बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है, द वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। पूरा संसार एनर्जी क्राइसिस में परेशान है, क्योंकि अभी आपने देखा फर्स्ट सेंटेंस में कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कहीं ना कहीं एनर्जी बेस्ड हैं, और एनर्जी बेस्ड होने के कारण एवरी स्टेप पर जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उसमें भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सबसे अहम रोल प्ले करती है। तो सबसे अहम रोल प्ले करती है, सपोज टीवी ऑन करना हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए,
टुल्लू पंप चलाना हुआ तब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स की बात कर लें तो एवरी प्लेस पर कहीं ना कहीं हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हमारे बहुत सीमित हैं। अब उन पर बात करते हैं। तो नाउ आई विल टेक थर्ड पॉइंट, द वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। पूरा संसार क्या कर रहा है? एनर्जी क्राइसिस में परेशान है। आई एम सॉरी, यहाँ पर प्रमुख रूप से एनर्जी क्राइसिस का मतलब हर कोई आदमी एनर्जी के पीछे दौड़ रहा है कि कैसे हम एनर्जी पर अपना एकाधिकार जमा लें, जिससे हम मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन करें, और एनर्जी प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा देश इस संसार में सर्वश्रेष्ठ होगा। दूसरी चीज कि हम दूसरे लोगों को सप्लाई करेंगे, उससे हमारे पास इकोनॉमिकली बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारी बहुत ही मार्केबल है, द वर्ल्ड इज फेसिंग एनर्जी क्राइसिस। पूरा संसार एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है। द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम यूजेबल फॉर्म्स इनटू अनयूजेबल फॉर्म्स। यूजेबल फॉर्म्स जो उपयोगी है, टू अनयूजेबल फॉर्म्स मतलब कि जहां उसका दुरुपयोग हो रहा है उसको हम कन्वर्ट कर दें किसमें? यूजेबल फॉर्म में। जैसे सपोज कीजिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, अभी आप देखते हैं वाटर कहीं भी गैदरिंग ऑफ वाटर होती है तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ डिजीजेस उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण लोग परेशान होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में क्यों ना हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दें, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देने से हमारा एक एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा, जिससे लोगों का जीवन सुखमय हो जाएगा। तो उसी पर ये बात कर रहा है, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम यूजेबल फॉर्म्स। यूजेबल फॉर्म्स मतलब कि उपयोगी अवस्था में लाया जाए उसको, इनटू अनयूजेबल फॉर्म्स। जो अनयूजेबल फॉर्म्स है उसको किसमें कन्वर्ट कर दें? यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दें। हेंस एनी सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज टू डू वर्क। इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी एनर्जी की अवस्था, किसी एक अवस्था की बात अगर हम कर लें जिसके द्वारा हम कोई काम कर सकते हैं, इज कंज्यूम्ड, उसको हम अधिकतम कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, एंड कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि हम उसको बार बार यूज नहीं कर पाते। अब बार बार यूज नहीं कर पाते तो मीन्स, कहने का मीन्स कि हमारा जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज तो हमारे लिए बहुत ही फायदे की चीज है, बार बार वो रिन्यू हो रहा है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि भाई हमारे पास कोई स्टॉक है सपोज, और उस स्टॉक से डेली हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो हमारा स्टॉक फिनिश हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हमारे पर बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, और हम ही क्यों, पूरे संसार के लोग चिंतित हैं इससे। तो thus we can say any system which is capable of providing energy in a convenient form at a steady rate over a long period of time is called source of energy। तो इस तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया कि thus we can say, इस पर हम कह सकते हैं एनी सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम हो which is capable of providing energy, जो एनर्जी को कैपेबल कर रहा हो, उसको फेस कर रहा हो, प्रोवाइड कर रहा हो, इन ये कन्वेनिएंट फॉर्म। कन्वेनिएंट फॉर्म का मतलब एक ऐसी अवस्था जो हमें आसानी से प्राप्त हो, कन्वेनियंसली मिल सके, एट ए स्टेडी रेट, और उसका एक निश्चित स्टेडी रेट हो, मतलब कि लाइक एज ए फ्लो ऑफ स्पीड हमारे अनुकूल हो। फ्लो ऑफ स्पीड हमारे अनुकूल हो मतलब कि जब हम उसको हाई पावर में चाहते हैं तो हाई पावर में मिले, स्लो पावर में चाहते हैं स्लो पावर में मिले। तो सेम कंडीशन में स्टेडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड क्या होना चाहिए? लॉन्ग पीरियड होना चाहिए। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसी को हम सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एक लॉन्ग पीरियड तक हम एनर्जी को कंज्यूम करना चाहते हैं, और वो हमें कौन दे सकता है? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी दे सकता है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि उसका कंजप्शन समाप्त कर देगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम करेंगे क्या? फॉर एग्जांपल दैट आज की डेट में कह लीजिए कि अभी अचानक कोई न्यूज दी जाए कि
कि आपको 5 डेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं होगी। अब आप देख लीजिए हमारे आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां हो जाएंगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में जब से हम जगते हैं और रात में जब तक सो नहीं जाते हैं तब तक कहीं ना कोई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही प्ले हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में एक प्रॉब्लम फेस होगी। अब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस क्या होगा, हमारा दिमाग तुरंत बड़ी तेजी के साथ दौड़ना शुरू होगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन खोजा जाए। अगर वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बेचैनी बढ़ जाएगी। तो सेम कंडीशंस में इससे क्या होती है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी। मतलब कि हम लोग कितना एनर्जी पर डिपेंड हो गए हैं, किस तरह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो तो आप अब समझ ही गए होंगे। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर जो क्राइसिस ऑफ एनर्जी इन द सेम फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड सिचुएशन की बात की जाए तो ऐसे ही क्राइसिस हर जगह है। अगर हम अपने देश को मान लीजिए कि इसमें क्या करते हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में रहते हैं, तब हम इतने डिपेंडेंट हुए। अगर जो पूर्णतः विकसित राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, विकसित व्यवस्था को देख रहे हैं, तो वो तो 100% उस पर प्ले कर रहे हैं अपने सारे ऑर्गन्स। तो जब सारे ऑर्गन्स उसी पर प्ले कर रहे हैं, इट मीन्स कि अगर उनको अगर कोई ऐसी नोटिस दे दी जाए कि आज से 5 डेज आपको इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगी, तो वो तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस में जो हमारी डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी है, उस डिपेंडेंसी ऑफ एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ही एकमात्र सोल्यूशन है जो सॉल्व कर सकता है। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए डे टू डे रिसर्च हो रहे हैं, उस पर भी बात की जा रही है, लेकिन अभी एट ए टाइम हम पूर्णतया इस पर निर्भर नहीं हो पाए हैं कि कैसे हमें रिन्यूएबल सोर्सेज मिलें और उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे किए जाएं जिससे हमारी आवश्यकताएं कहीं न कहीं पूरी होती दिखें। तो उसके लिए बार बार वर्कआउट किए जा रहे हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी पर बात की जा रही है। तो नाउ आई विल टेक ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अब बात ये आती है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो, क्योंकि सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो आप समझ गए होंगे कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या चाहिए, हमें एक स्टेडी रेट में एनर्जी चाहिए, एक ऐसा कन्वीनियंट रिसोर्स चाहिए कि जिससे वही वाली स्थिति है अलादीन का चिराग वाला, जब हम चाहें तो हमें मिले और जब हम ना चाहें तो ना मिले। तो ऐसी कंडीशंस कैसे होगी, वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हो सकती है। तो वहां पर एक कल्पना की जाती है क्या, एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगी, कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स पर कैरेक्टराइज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इट शुड डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क। इसके द्वारा हम एक अच्छी मात्रा में वर्क कर सकें, मतलब कि लार्ज अमाउंट मतलब मैक्सिमम आवश्यकताएं हमारी पूरी हो सके पर यूनिट वॉल्यूम और मास। मतलब जैसी हमारी आवश्यकता हो वो सारी आवश्यकताएं एक किसी सोर्स ऑफ एनर्जी के माध्यम से पूरी हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी इजिली एक्सेसिबल। और ये क्या हो, इजिली एक्सेसिबल हो। इजिली एक्सेसिबल मतलब कि आसानी से हम उसको एकत्रित कर सकें। इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स। साथ में तीसरी शर्त क्या होनी चाहिए कि इसको हम आसानी से स्टोर कर सकें एंड ट्रांसपोर्ट, और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकें। कहां से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन, कि उनके प्रोडक्शन प्लांट क्या है, कहां से वो प्रोडक्ट हो रही है एनर्जी। और एनर्जी अगर प्रोडक्ट हो रही है तो उसका रिसोर्स तो ये तो मिल गया, लेकिन उनका यूजर्स तक पहुंचना चाहिए, कंज्यूमर्स तक पहुंचने की एक संसाधन होने चाहिए। सपोज कीजिए कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छा प्लांट लगाया, प्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन प्रोडक्शन चल रहा है तो कंजप्शन भी होना चाहिए। कंजप्शन नहीं होगा तो हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, इकोनॉमी नहीं बैलेंस होगी, तो फिर क्या करेंगे प्रोडक्शन करके। तो प्रोडक्शन के साथ साथ हमें ट्रांसपोर्टेशन पर भी बात करनी है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए। तो उसी नाते गुड रिसोर्स ऑफ एनर्जी का थर्ड पॉइंट कहता है कि इट शुड बी इजी टू स्टोर, या हमें स्टोर करने में आसान हो, एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स। अगर इसको हम कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में सफल हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो दिन प्रतिदिन हमारे इकोनॉमी को बैलेंस करने में हमारा सपोर्ट करेगी, हमारे देश की उन्नति करेगी, और इससे हम एक स्टैंडर्ड लाइफ को फील कर सकेंगे। सेम कंडीशंस में फोर्थ पॉइंट कहता है इट शुड बी इकोनॉमिकली
इट शुड बी इकोनॉमिकल। कहने का मतलब कि यह हमारी पहुंच के अंदर होना चाहिए। अगर सपोज कीजिए हमारा प्रोडक्शन कास्ट काफी हो रहा है, ट्रांसपोर्ट करने में काफी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात हम चाहेंगे कंज्यूमर कम से कम उतना तो पे करे ही जितना हमारा कास्ट लग रही है, बल्कि उससे कास्ट से भी कुछ प्रॉफिट लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ वर्कर जुड़े रहेंगे, उनके माध्यम से प्लेस टू प्लेस हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आखिर उनकी सैलरी कहाँ से आएगी। तो ऐसी कंडीशंस में वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि एक चीप एंड बेस्ट क्वालिटी हमें चाहिए, सस्ती भी हो और अच्छी भी हो। तो क्या ये दोनों संभव है? लेकिन नहीं, ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी में इसको कंसंट्रेट किया जाता है कि इट शुड बी इकोनॉमिकल, हमारा वो आर्थिक स्थिति से भी बिलोंग करना चाहिए, दैट इज शुड गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एट लेजर कॉस्ट। कहने का मतलब चीप रिसोर्स चाहिए और बेस्ट यूज होना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक सर्वे करते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे। नाउ आई विल टेक फिफ्थ पॉइंट, एन एनर्जी एक्मुलेटेड इन नेचर। एनर्जी कहाँ से एक्मुलेट किया जाए? नेचर से। हम उसको नेचर से जोड़ने की कोशिश करें, नेचुरली डिपेंड होने की कोशिश करें, क्योंकि एटलीस्ट जब हम सब जगह से हार जाते हैं तो क्या कहते हैं? गॉड इज ऑलमाइटी पावर, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। तो भाई जब ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वही उसका दूसरा रूप प्रकृति भी तो है, तो हमें नेचुरली डिपेंड होना चाहिए और नेचर से इसका सोल्यूशन लेना चाहिए। इट मीन्स कि हमें सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, जो सनलाइट से आज अरबों खरबों वर्षों से हमें दे रही है, और उसके बाद भी वो डे टू डे रिन्यू होती जा रही है। और अगर ऐसी बात करते हैं स्पेस साइंस में तो बहुत सारी फील्ड है। तो कहने का मीन्स हमारा इशारा किधर है कि एन एनर्जी एक्मुलेटेड इन नेचर, प्रकृति के द्वारा हमें ऊर्जा को एक्मुलेट करना चाहिए ओवर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक जो रिसोर्स देता है, इज कॉल्ड कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी को हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल सोर्स में हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या हो रहा है? सोलर एनर्जी का फैक्टर हो रहा है, और सोलर एनर्जी पर ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च करने में लगा हुआ है, और टाइम टू टाइम हमें डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे सोलर कुकर की बात कर लीजिए, फिर और भी सोलर सिस्टम के माध्यम से देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स भी चलाने की बात हो रही है। अभी आज ही मार्केट में काफी कुछ चर्चा में हो गई कि हीरो कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोड्यूस किया है। तो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करने का मतलब कि भाई वो इलेक्ट्रिक से चलेगी, ये हमें भी मालूम हो गया, लेकिन उसके लिए तो हमारे रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी चाहिए, बैटरी चाहिए, चार्जिंग चाहिए, और वो चार्जिंग कहाँ से होगी? इलेक्ट्रिक से होगी। तो कहने का मीन्स कि इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कौन करेगा? इलेक्ट्रिक प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प होता है, चाहे हम उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस करें या सोलर एनर्जी, तीसरा विंड एनर्जी हो सकता है। तो ये सभी कन्वेंशनल रिसोर्सेज में होते हैं, और इन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की तलाश करना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। इसी नाते आज हमने ये टॉपिक सिलेक्ट किया कि फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आए दिन कॉम्पिटिशन्स में भी बात की जाती है, और क्लास 9th एंड 10th बोथ स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जीज में प्रमुख रूप से हम एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहे हैं कि मेनली क्या होना चाहिए। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के नाम से हम कह सकते हैं कि वी कैन से एनी सिस्टम which is capable of प्रोड्यूसिंग एनर्जी, कि एक ऐसा सिस्टम हो कोई जो एनर्जी प्रोड्यूस करने में कैपेबल हो, सक्षम हो, इन ए कन्वेनिएंट फॉर्म एट ए स्टेडी रेट, इन ए कन्वेनिएंट फॉर्म, आसानी से हमें मिल सके, एट ए स्टेडी रेट, और स्टेडी रेट का मतलब होता है धारा प्रवाह, जिस रूप में हम चाहें तीव्र गति से चाहें तो तीव्र गति में मिले, और स्लो में चाहें तो स्लो ढंग से मिल सके। कैसा? ए लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय तक मिलना चाहिए, दैट टाइम इज कॉल्ड सोर्स ऑफ एनर्जी, कि एक लॉन्ग टाइम तक हमें ये सुविधा मिलती रहे, तो हम इसको क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो इसमें तो मेरे ख्याल से कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी ही द बेस्ट होगा। फिर भी अगले टॉपिक में हम लोग इस पर बात करेंगे काइंड्स ऑफ एनर्जी, और काइंड्स ऑफ एनर्जी के एवरी पोर्शंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे,
क्योंकि आने वाले टाइम में इन्वायरमेंटल साइंस जो 10+2 स्टैंडर्ड के बच्चे पढ़ते हैं, आगे ग्रेजुएशन में या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स हैं जिसमें साइंस की बहुत सारी ब्रांच होने के बावजूद एवरीडे साइंस में इन्वायरमेंटल स्टडी जरूर बात की जाती है। तो उस कंपटीशंस के पर्पज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है सोर्स ऑफ एनर्जी। और सोर्स ऑफ एनर्जी का ये टॉपिक कई वीडियो इस पर आएंगे और मेरा ख्याल है कि अच्छा से अच्छा आपको इसमें नॉलेज दें और उस नॉलेज का साथ में आप सभी कॉम्पिटिटर्स उपयोग करें, यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। और साथ में एक बार फिर से अब हम लोग एक साथ मिलके और सन 2022 में कुछ अच्छा करने की, अच्छा सोचने की और अच्छा परिणाम लाने की कोशिश करें। तब तक के लिए धन्यवाद।